ओके, थोड़ा डिस्कनेक्ट होने के कारण नेट इशू हुआ था, तो 1 मिनट में फिर से एक होस्ट बन जाता हूँ। ठीक है, आई एम अगेन होस्ट। इस वन, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो ओडिया डायनेस्टी मैसूर में इस्टेब्लिश की गई थी, और ओडियार जो थे, ये ओडिया डायनेस्टी के जो फाउंडर थे हिंदू राजा थे, हिंदू किंग थे, जिनका नाम था चिका देवराज। चिका देवराज के टाइम पे ओडिया डायनेस्टी आसमान में गई थी, इनका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट प्रोग्रेस हुआ था। 1565 में became independent with the fall of विजयनगर। तो विजयनगर का जैसे फॉल हो गया, ये एम्पायर टूट गया, उसके बाद फिर ये मैसूर में ये डायनेस्टी आई थी, वोडेयार। और ये किसने इस्टेब्लिश की थी? कृष्णा चिका कृष्ण देवराज। इन्होंने अपना रूल किया था शासन 1673 से लेके 1704 तक। इस किंग ने, ये राजा ने इस डायनेस्टी को बहुत ज्यादा आगे तक लेके गए थे। डिवाइडेड थी एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 18 डिपार्टमेंट्स। इन्होंने 18 डिपार्टमेंट से अपना अपना सर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड कर वॉइस दिया। ब्रेक हो रही है। 1 मिनट। ओके, सो अभी अभी क्लियर आ रही है वॉइस? यस सर। ओके, तो फिर चिका चिका जो देवराज है, इसने ये डायनेस्टी को बहुत ज्यादा आगे तक लेके गया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, चिका देवराज ने, इन्होंने वोडेयर डायनेस्टी को 18 डिपार्टमेंट्स में इन्होंने डिवाइड किया था, इसको 18 डिपार्टमेंट्स में, 18 एडमिनिस्ट्रेशन में इसको डिवाइड किया था। और उन्होंने कोहेरेंट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन भी इस टाइम पे इंट्रोड्यूस की थी, एक टैक्सेशन नाम की सिस्टम, और जो टैक्स पब्लिक से वसूल किया जाएगा और उसी से अपना राज्य चलाएंगे, ठीक है, लोगों को सुविधा वगैरह देंगे एक्सेट्रा। उसके बाद अवध, चलो वोडेयर डायनेस्टी हमने देख ली। उसके बाद अवध, नवाब जब अवध। अब अवध के नवाब कौन थे? ऑब्वियस है कि सबसे फेमस नाम है इसका, वो था सुजा उदौला। अवध यानी अभी प्रेजेंटली इट इज यूपी, उत्तर प्रदेश, उस टाइम इसको अवध बोला जाता था। तो सादत खान इज द फाउंडर ऑफ द अवध एम्पायर। ओके, ये वहां के नवाब थे। उनको बुरहान उल मुल्क नाम से भी जाना जाता था। और शिया नोबल, ये शिया नोबल थे, वहां के शिया किंग थे, और उन्होंने मोहम्मद शाह को हेल्प की थी सैयद ब्रदर्स को मारने के लिए। ठीक है, किसने? सादत खान ने, बुरहान उल मुल्क ने। तो ये मोहम्मद शाह कौन? उस टाइम पे ये मुगल किंग थे, और इनका ड्यूरेशन था 1719 से लेके 19 टू 1748 तक। तो इस टाइम पे सैयद ब्रदर्स, जो किंग मेकर्स नाम के जाने जाते थे, इनको उन किंग मेकर्स को इन्होंने मरवा दिया था, ठीक है, मोहम्मद शाह ने। और ये इसने जो इनको मरवाया सैयद ब्रदर्स को, मोहम्मद शाह ने, इसको पूरा सपोर्ट मिला था सादत खान से, ठीक है। और इसीलिए सादत खान को फिर मोहम्मद शाह ने क्या किया? फेवर किया, भाई तू अब नवाब बन जा अवध का, ठीक है, और तुम अवध राज्य को संभालो। उसको एक शाबाशी मिली थी, और इसलिए इसका नाम फेमस हो गया। तो उनको मनसब भी मिली थी 1719 में एज ए रिजल्ट। मनसब क्या मिली थी? अवध, ये मनसब, मनसब का मतलब एक अवध जो टुकड़ा था, यानी कि देश का, ये उसको मिल गया था संभालने के लिए। 1721 में डिसमिस्ड एज मुगल गवर्नर ऑफ आगरा। इनको मुगल गवर्नर, एज मुगल गवर्नर के नाम को यानी कि इनको डिसमिस किया गया था 1721 में, जस्ट आफ्टर क्वेलिंग द जाट रिबेलियन को क्वेल करने के बाद। 1722 में अपॉइंटेड नवाब वजीर ऑफ अवध। इनको नवाब वजीर ऑफ अवध, अवध को, अवध में इनको एज ए नवाब वजीर के नाम को, इन नाम से इनको अपॉइंट किया गया था 1722 में, ठीक है। उसके बाद सादत खान द बुरहान उल मुल्क। सादत खान को एक प्रकार से क्या बोलते हैं? बुरहान उल मुल्क। तो अगर आपको पूछा गया बुरहान उल मुल्क नाम से कौन से राजा को जाना जाता था, वो थे सादत खान, ठीक है। तो थोड़ा और भी थोड़ा डिस्कस करते आगे। तो वो एक्चुअली ऐसा 1739 में, 1739 में मोहम्मद शाह को अरेस्ट कर लिया था। किसने? नदीर शाह। नदीर शाह कौन थे? नदीर शाह वाज किंग रूलर, ये ईरान के राजा रूलर थे, एक वहां के बादशाह थे ईरान के। ये इंडिया में बार बार अटैक करता था, इंडिया के ऊपर अटैक करता था, आउटसाइड अटैक। और उस टाइम पे जो नवाब था, मुगलों के जो किंग थे, उनका नाम था मोहम्मद शाह। ये तो एकदम टाइम पर रंगीला नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, उस टाइम पे ये मुगल किंग था। और मुगल किंग मैंने आपको बताया ना, औरंगजेब के बाद जो भी मुगल आए वो सारे टाइम पास थे, कुछ काम के थे ही नहीं। ठीक है, इनके ऊपर बाहर से ये लोग अटैक करते थे और पूरी सत्ता लूट के चले जाते थे यहाँ से। ओके, तो वैसे ही था, जो मोहम्मद शाह था इनके ऊपर हमेशा बार बार अटैक होता था। नदीर शाह ने 8 बार अटैक किया था, एक बार भी नहीं, 8 बार। तो ये आता था दिल्ली में, इसके कंधे के ऊपर छाती पे तलवार रख के इनसे पूरा सोना वगैरह पैसा लूट के चला जाता था। ठीक है, नदीर शाह। तो प्लंडरिंग, दिल्ली में बहुत ज्यादा प्लंडरिंग यानी लूटपाट करता था। ठीक है, मेड सादत खान द वकील ई मुतालिक, region who could act independently of the Mughal army, died mysteriously briefly afterwards. तो जैसे मोहम्मद शाह को अरेस्ट करने के बाद ये जो सादत खान था, अवध के नवाब थे, इनको नजीर शाह ने अपने साइड में कर लिया, इनको इनको इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए बोला गया, और मुगल आर्मी का एक हेड भी इसको इन्होंने बना दिया था। ठीक है, आफ्टर दैट, तो उसके बाद क्या होता है, तो 1739 में देखो मिस्टर सादत खान का हुआ। अब इसको कैसे मारा गया, क्या मारा गया, किसने मारा, दैट वाज अननोन। ठीक है, वो अननोन है। तो 1739 टू 1754 में सफदर जंग, इसको अवध का दूसरा नवाब बनाया गया। उसके बाद 1754 1775 सुजा उदौला, इसको फिर अवध का नवाब बाद में बनाया गया। और यही नाम हमें इम्पोर्टेंट है, सुजा उदौला का, इसी पे हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, देन अगला जो है, अब बंगाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बंगाल का फाउंडेशन देखो, हमने अवध का फाउंडेशन देखा, उसके बाद हमने मैसूर को देख लिया। मैसूर में कौन सा डायनेस्टी था, ओडिया डायनेस्टी, चिका कृष्ण देवराज। ठीक है, उसके बाद हमने मालवा डायनेस्टी देखा था। 3 हमने डिस्कस किया। उसके बाद बंगाल, जैसे मैंने आपको कहा ना, जो एंटायर इंडिया जो था औरंगजेब के टाइम पे, पूरा भारत, एंटायर इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। ओके, और ये जो डिवाइडेड पार्ट थे इंडिया के, और एक्चुअली इंडिया वाज यूनाइटेड ड्यूरिंग औरंगजेब इरा, उसके टाइम पे इंडिया यूनाइटेड था। लेकिन जैसे उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद ये जो रीजन थे, बंगाल, मराठा रीजन, सिख रीजन, अवध, मैसूर, इन्होंने इंडिपेंडेंट मांगना शुरू कर दिया। इन्होंने बोला कि हम अब मुगल सुजरेंटी को हम कंसिडर नहीं करेंगे, उनको हम सैल्यूट नहीं ठोकेंगे मुगलों को। ठीक है, हमें अभी अब क्या बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, हम हमारा इंडिपेंडेंट शासन चलाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जब इंडिपेंडेंट बनते हैं तो इसी का फायदा कौन उठाता है, ब्रिटिश उठाते हैं। ठीक है, तो नवाब ऑफ बंगाल 1717 में, 1717 में फारूक सियार रिप्लेस द सिस्टम ऑफ इंपीरियल मुगल वाइसरॉयज। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो मुगल रिप्लेस, फारूक सियार रिप्लेस द सिस्टम ऑफ इंपीरियल मुगल वाइसरॉयज विद हेरिडिटरी नवाब्स इन बंगाल। तो ये फारूक सियार जब बंगाल, सॉरी, जब इंडिया के बादशाह थे, जब मुगल किंग थे फारूक सियार, ये कब था मुगल किंग, ये 1713 के बाद बना, 12 के बाद बना, 13 के बाद। 1712 तक तो बहादुर शाह वन थे मुगल किंग, उसके बाद जानदर शाह बने थे 1 साल के लिए, और जानदर शाह की मृत्यु के बाद ये फारूक सियार बना था मुगल सम्राट, मुगल किंग। ठीक है, तो फिर इसने रिप्लेस किया था इंपीरियल मुगल सिस्टम, वाइसरॉय सिस्टम को रिप्लेस किया था विद हेरिडिटरी नवाब्स इन बंगाल। So the Nawab of Bengal ruled as de facto independent ruler of Bengal, Bihar and Orissa. तो जो नवाब थे बंगाल के नवाब, he ruled as the de facto independent ruler of Bengal, Bihar and Orissa. तो इनके इंडिपेंडेंट de facto क्या थे, रूलर्स थे। तो इन्होंने कॉइन्स को इशू किया इन द नेम ऑफ द मुगल एम्परर, मुगल एम्परर के नाम से इन्होंने कॉइन्स को इशू किया था। ठीक है, मुर्शिद कुली खान को इन्होंने नवाब बनाया बंगाल का। फर्स्ट नवाब कौन बने थे, मुर्शिद कुली खान बने थे। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान ये बनते बंगाल के नवाब। तो इन्होंने जो जागीरदारी सिस्टम थी, इन्होंने ये चेंज कर दिया, उन्होंने बाद में माल जस्मानी सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था। तो बाद में इन्होंने फिर जमींदारी सिस्टम को बंगाल में पना दी थी। ठीक है, इसको जमींदारी को, जमींदारी सिस्टम बंगाल में लाने वाला यही है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग। तो here you can see 1740 to 1756 अली वर्दी खान, फोर्थ नवाब ऑफ बंगाल, ये बंगाल के फोर्थ नवाब बनते हैं। 1740 में बैटल ऑफ गिरिया होता है, और उसमें
ये जो बैटल ऑफ गिरिया था, ये नसीरी डायनेस्टी जो थी बंगाल की, इसको उखाड़ के फेंक देते अलीवर्दी खान। तो came to power in a military coup, finance and later masterminded by the rich and influential जगत सेठ बैंकर्स। तो एक्चुअली अलीवर्दी खान को पूरा बैकअप था, जो बंगाल के जो सेठ लोग थे, जो व्यापारी थे, जो फाइनेंसर थे, इनसे पूरा बैकअप मिला था अलीवर्दी खान को। तो अलीवर्दी खान जो सत्ता में थे, ये इन्हीं के कारण थे। तो ये इन्फ्लुएंशियल जो थे बैंकर्स वगैरह थे जगत सेठ नाम से, तो इनको फाइनेंस प्रोवाइड करते थे अलीवर्दी खान को, ठीक है। तो बैटल ऑफ बुर्दवान होता है, बर्दमान भी उसको बोलते हैं, बैटल ऑफ बर्दमान। और ये जो बैटल हुआ था बर्दमान, इसमें मराठास आर्मीज वर इन्वाइटेड फ्रॉम ओडिशा। द नवाब्स कमांडर मीर जाफर रिट्रीटेड टू बर्दमान विदाउट ऑफरिंग रेसिस्टेंस। तो वो ऐसा कि मराठास ने काउंटर अटैक किया था बंगाल के ऊपर फ्रॉम ओडिशा, बिकॉज ओडिशा और बंगाल उस टाइम पे बाउंड्री थी, बाउंड्री स्टेट्स। आज भी एक दूसरे की बाउंड्री स्टेट्स है वो, लेकिन उस टाइम पे बाउंड्री उस टाइम पे भी थी। तो वहां से अटैक करते मराठास बंगाल के ऊपर। तो जो नवाब थे कमांडर मीर जाफर, ये नवाब के जो कमांडर मीर जाफर थे, इन्होंने फिर पीछे ये हो गया था हार, यानी कि ये मराठास को काउंटर नहीं कर पाया था मीर जाफर, ये पीछे हट गया। Battle of Burdavan. So while the Maratha armies were invading from Orissa, Nawab's commander Mir Jafar retreated to Bardhaman without offering resistance. तो अलीवर्दी खान, इसने फिर मीर जाफर को डिसमिस किया। टू कंट्रोल ऑफ द आर्मी, डिफेंडेड अगेंस्ट द मराठास एंड रिपेल्ड देम, ओके, उस अकॉर्डिंग। उसके बाद Alivardi Khan ordered the digging of the Maratha ditch around Kolkata, so to protect the city from Maratha burglary raids. However, repeated Maratha attacks under Raghoji I Bhosle of Nagpur killed around 4 lakh Muslim Bengalis in western Bengal and Bihar. So this made the Hooghly region Hindu majority from then onwards. तो अलीवर्दी खान ने फिर क्या किया, मराठास को परमानेंटली वहां से हटाने का प्लान किया, बिकॉज मराठास का बेस था ओडिशा में। तो ऑब्वियस है कि मराठास, मैंने आपको बताया ना, पूरे एंटायर इंडिया में स्प्रेड हुए थे इसका टाइम पे। बाजीराव का जो बेटा था बालाजी बाजीराव, उसका टाइम पे इन्होंने मराठास को डायनेस्टीज में डिवाइड किया था। जैसे ग्वालियर में सिंधिया थे, सिंधे यानी सिंधिया, पांचजी सिंधे। उसके बाद इंदौर में होलकर थे, बड़ौदा में भोसले, सॉरी गायकवाड़ थे, भोसले नागपुर में थे। उसके बाद पुणे में पेशवास थे, अगेन उड़ीसा में भोसले थे, ठीक है। भोसले को उड़ीसा भी दिया था इन्होंने, उड़ीसा में भी अपना राज चला रहे थे मराठास। तो फिर कहीं ना कहीं मराठास काउंटर अटैक करते थे बंगाल के ऊपर उड़ीसा से, और बंगाल से फिर लोगों से फिर वो, जैसे मैंने आपको कहा था, 2 टैक्स वसूल करते थे। वो पहला जो था वो था सार देशमुख, और दूसरा था चौथाई, चौथाई सात देशमुख, इसे 2 टैक्स वो वसूल करते थे, ठीक है। तो फिर इन्होंने फिर कोलकाता से उनको परमानेंट डिच करने का ठान लिया था अलीवर्दी खान ने। तो इनको जो बारगी रेड्स, जो मराठा रेड डालते थे बंगाल के ऊपर, उस रेड्स को उनको कंट्रोल करना था, उसको बंद करना था अलीवर्दी खान को, बिकॉज बंगाल परेशान था मराठास की कंटिन्यू कॉन्स्टेंट रेड से, ठीक है। और दूसरी साइड में, दूसरी बाजू में ब्रिटिश अपना अलग वहां पे जो एक्सपेंशन वो बढ़ा रहे थे बंगाल में, ठीक है। देखो बहुत सारे इंसिडेंट साइमल्टेनियस, आप सोच सकते हो कि बहुत सारे इंसिडेंट साइमल्टेनियस उस टाइम पे हो रही थी, दे वर हैपनिंग, ठीक है। So, however, repeated Maratha attacks under Raghoji I Bhosle of Nagpur killed around 4 lakh Muslim Bengalis in western Bengal and Bihar. तो repeated Maratha attacks, तो राघोजी वन जो थे भोसले, भोसले के जो राघोजी थे, राघोजी वन, इन्होंने कंटिन्यू रिपीटेड अटैक बंगाल के ऊपर करते थे, और अराउंड इन्होंने 4 लाख मुस्लिमों को मार गिराया था। जो मुस्लिम थे, बंगाली मुस्लिम्स वेस्टर्न बंगाल में 4 लाख, और बिहार में भी 4 लाख मुस्लिमों को मौत के घाट उतार दिए थे। और दिस मेड द हुगली रीजन हिंदू मेजोरिटी फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स। तो उस टाइम से आज के टाइम तक जो हुगली नाम का जो एरिया है, ये एक हिंदू रिलीजन, हिंदू मेजोरिटी का एरिया बंगाल में कंसिडर किया जाता है। और ये किसकी वजह से, राघोजी भोसले की वजह से, ठीक है।
तो अदरवाइज हुगली में पूरी मेजोरिटी मुस्लिम मेजोरिटी थी उस टाइम पे। ज्यादा दिन पावर टिकी नहीं उनके हाथ में, अदरवाइज फिर ये जो एक्सपेंशन था इनका मुगलों का, ये करने नहीं देते मराठास। ठीक है, पूरे इंडिया को इनको हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना था। तो 1749 ओडिशा लॉस्ट टू मराठास, ओडिशा मराठास के हाथ में चला गया था 1749 में कंप्लीट। ठीक है, 1751 में पीस ट्रीटी विद मराठास। तो मराठास के साथ ये बंगाल के नवाब को करार शांतता करार इनको करना पड़ा था कि भाई शांति रखो, मारो मत, मार काट करो मत, यहाँ पे ब्लड शेड मत करो। ठीक है, इनको इन्होंने ठान लिया था एक को जिंदा नहीं रखेंगे, सबको मार देंगे। ठीक है, सर मराठा 1749 का एक बार वापस रिपीट करो। 1749 जो है ओडिशा लॉस्ट टू मराठास। तो एक्चुअली हुआ ऐसा कि मराठास ओडिशा जो था, ओडिशा जो था कि मराठास के हाथ में चला गया। उसके बाद ऑलरेडी मराठास के पास ही था, तो बाद में पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी बंगाल की जो नवाब थी उनको। ठीक है, लेकिन उसके बाद 1749 के बाद मराठा ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे वहां पे बंगाल में। ठीक है ना, अब ये थोड़ा सा वहां से पीछे हट जाएंगे उड़ीसा से भी। ठीक है, तो ऐसी पीस ट्रीटी साइन की गई थी 1751 में। और ये ट्रीटी साइन की थी किसने? ये साइन की थी मराठा वर्सेस बंगाल के नवाब। बिकॉज उस टाइम पे क्या था कि तीन एरियाज थे, एक था बंगाल, एक था बिहार, दूसरा था उड़ीसा। ये तीन ही एरियाज को बोला जाता था बंगाल उस टाइम पे। और इसका मतलब जो 20-30% जो पार्ट था वो मराठास के हाथ में था उस टाइम पे, 30 to 35% पार्ट। और इसी कारण ये काउंटर अटैक इमीडिएटली बंगाल में करते थे। तो अभी 1749 के बाद क्या हुआ कि जो उड़ीसा है वो मराठा वहां पे ज्यादा कंट्रोल नहीं करेंगे, वो पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी मराठास के साथ उनको। और बाद में फिर वहां पे बंगाल का पूरा एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ नवाब का बनेगा। आगे भी ये पॉइंट आपको कंटिन्यू है। तो सिराज उदौला ये बनते हैं बंगाल के नवाब 1757 में। ये अलीवर्दी खान के ग्रैंडसन थे। ही वाज द ग्रैंडसन का मतलब होता है कि पोता था अलीवर्दी खान का। ठीक है, जिस तरह से मुर्शिद कुली खान था, अलीवर्दी खान था, उस तरह से ये इतना पावरफुल नहीं था। ये वाज वेरी, इनका कैरेक्टर थोड़ा अलग था। हिस्ट्री में इसका एज अ सीरियल बाइसेक्सुअल रेपिस्ट नाम से जाना जाता है इस, इसको नवाब को। ठीक है, सिराज को। ही वाज नॉट गुड विथ बैंकर्स ऑफ द बंगाल, जैसे जगत सेठ था बैंकर। उसके बाद बहुत सारे फाइनेंसर्स थे जो स्ट्रेट लोग थे बंगाल के, उनके साथ इसका रिलेशन बहुत खराब था। और सिराज जो था ना, ये भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाया था एज अ बंगाल का नवाब। इसको हटना पड़ा, और इसको हटाने के पीछे जो थे वो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे। तो अलीवर्दीज खान के जो ग्रैंडसन थे, अब इनका आगे देखते हैं हम। ऑल स्टोरीज ऑफ द पीरियड, उस टाइम के जो भी स्टोरियंस थे, ये इसको पर्शियन, बंगाली, मुगल, फ्रेंच, डच और इंग्लिश, ये सब स्टोरियंस थे। ये इनको क्या डिस्क्राइब करते, ये वर्णन करते हैं इसको सीरियल बाइसेक्सुअल रेपिस्ट। ठीक है, ये कुछ काम का था नहीं। इसको साइकोपाथ भी बोला जाता है, मेगालोमैनिक ही बोला जाता है इसको, साइको एक प्रकार से। तो इन्होंने सीज ऑफ कलकत्ता टू पनिश द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द अनऑथराइज्ड फोर्टिफिकेशन इन फोर्ट विलियम। एक्चुअली फोर्ट विलियम का मतलब है किला। जो किले की जो जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वहां पे, फोर्टिफिकेशन कर रहे थे ब्रिटिश लोग बंगाल में। और वो जो फोर्टिफिकेशन था जो ये कर रहे थे, ये वो अनऑथराइज था। वहां पे बंगाल के नवाब की इनको परमिशन नहीं थी, तो स्टिल देवर फोर्टिफाइंग, तो फोर्टिफिकेशन कर रहे थे वहां पे। और इनके साथ साथ ये फ्रेंच लोग भी कर रहे थे। फोर्टिफिकेशन का मतलब था कि अपनी पावर को दिखाना इंडिरेक्टली। ठीक है, अपना बेस वहां पे बनाना, मिलिट्री बेस। तो अपना मिलिट्री बेस वहां पे तैयार कर रहे थे कौन? अंग्रेज लोग। और ये तैयार कर रहे थे किसके लिए? फ्रेंच के ऊपर अटैक करने के लिए, काउंटर अटैक करने के लिए। लेकिन सिराज को जैसे ये खबर गई कि ये अपना 40 मिलिट्री बेस बना रहे वहां पे, तो इन्होंने फिर कलकत्ता के नियर बाय, कलकत्ता के पास, तो इन्होंने फिर वहां पे सीज करना शुरू कर दिया कलकत्ता का। सीज का मतलब है कि कलकत्ता कलकत्ता पे अपना उसने चढ़ाई कर दी थी। अब उस टाइम पे इसकी राजधानी कलकत्ता तो थी नहीं। ठीक है, इसकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद, इसकी, सिराज की। जितने भी पहले नवाब थे यहाँ पे, जैसे अलीवर्दी, सिराज, मुर्शिद कुली खान, तो इनकी कैपिटल थी मुर्शिदाबाद। आज भी एक सिटी है वहां पे मुर्शिदाबाद करके। ठीक है, बंगाल में। तो फिर इसको जैसे खबर मिलती है कि कलकत्ता में ऐसी ऐसी एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, ब्रिटिश और फ्रेंच लोग कर रहे हैं, तो इन्होंने फिर क्या किया, सीज करना शुरू किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रीफली ड्राइवन आउट ऑफ कलकत्ता ब्लैकवुड ट्रेजेडी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने वहां से भगा दिया बंगाल से।
और उसके बाद एक ब्लैक होल ट्रेजेडी नाम की एक इंसिडेंट, ये घटना वहां पे होती है बंगाल में, कलकत्ता में। अब ये ब्लैक होल ट्रेजेडी थोड़ी अलग है, बिकॉज ये फोर्टिफिकेशन फिर सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं कर रहे थे, ये फ्रेंच लोग भी कर रहे थे यहाँ पे फोर्टिफिकेशन। तो फिर जैसे ही इसने अपना एक फरमान निकाला, एक ऑर्डर निकाली बंगाल के नवाब ने, सिराज ने, कि ये अपना फोर्टिफिकेशन बंद करो। तो इसके ऑर्डर फॉलो करने वाले सिर्फ फ्रेंच थे, इन्होंने अपना फोर्टिफिकेशन बंद कर लिया था, मिलिट्री बेस बनाना। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इसको डिसओबे किया था, इसके ऑर्डर। तो डिसओबे करने के बाद फिर ऑब्वियस है कि नवाब थोड़ा सा भड़क गया था कि मैं यहाँ का नवाब हूँ, मैं यहाँ का बॉस हूँ, मैं यहाँ का दादा हूँ, और तुम मेरे ऑर्डर को फिर डिसओबे कर दिया, तुम मुझे बोलो, ठीक है। यही बदला लेने के लिए, यानी कि थोड़ा इसका ईगो हर्ट हो गया था नवाब का। ब्रिटिशर्स डिड नॉट फॉलो हिज ऑर्डर, और इसीलिए इसने फिर एक मिलिट्री भेजी वहां पे ब्रिटिशों को सबक सिखाने के लिए। तो वहां इसने अपनी आर्मी भेजी और वहां से ब्रिटिश लोगों को भगा दिया था। तो उस फोर्टिफिकेशन में कुछ लोग तो इनके भाग निकले थे, कुछ लोग वहां जो मिले थे इनको जिंदा, इनको इन्होंने एक बंद कमरे में लाइक ये कर दिया था, जेल कर दिया था। एक वहां पे ऐसा एक रूम था उस फोर्टिफिकेशन के अंदर, फोर्ट के अंदर, जहाँ पे लाइक श्वास, यानी कि हम बोलते ना, जैसे ब्रीथिंग करने के लिए भी जगह नहीं थी। तो वहां इनको उन्होंने बंद कर दिया था। करीब करीब 126, 100 कुछ 26 के आसपास लोग थे, वाइट लोग, 123 125 के अराउंड। तो कंप्लीट इन्होंने वहां पे इनको बंद करवा दिया। और बंद करने के बाद वहां पे बहुत सारे लोग सफोकेशन के कारण मर गए थे, बहुत सारे ब्रिटिशर्स। तो बहुत सारे नहीं, सारे के सारे मर गए थे। तो इसी को, इस इंसिडेंट को बोला जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है। तो अब ये बदला ब्रिटिशर्स तो इससे लेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, सिराज को तो वो छोड़ेंगे नहीं अब। और ये खबर तुरंत रॉबर्ट क्लाइव के पास चली गई। रॉबर्ट क्लाइव तब फ्रेंच लोगों के साथ साउथ इंडिया में वो लड़ रहा था, फाइट कर रहा था। इनका ट्रेड वहां पे जोरदार था, कहाँ पे? साउथ में। और इनका जो कैपिटल था पहले, वो था मद्रास, ब्रिटिश लोगों का। तो जैसे ये खबर उनके उनके कानों तक पहुंची, तो एकदम बौखला गया था वो कि हमारे लोगों को इसने मरवाया, अब इनको हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, सिराज को। तो फिर इंडिया हैज ट्रेडेड विद यूरोप सिंस द एंशिएंट टाइम्स। सो व्हाटएवर, तो हम आगे की इसमें वो लेंगे। जैसे ये स्लाइड जो है वो आपके लिए नॉट इम्पोर्टेंट, जिससे हम आगे उसका वो इंसिडेंट देखेंगे ब्लैक ब्लैक कोट ट्रेजेडी के बाद, कि रॉबर्ट क्लाइव कैसे इससे बदला लेगा। ठीक है, वो फिर बंगाल के ऊपर वो चढ़ाई करेगा, बंगाल के ऊपर कुछ करेगा वो। तो अपनी पूरी आर्मी के साथ मद्रास से निकलेगा, चंदन नागौर में आएगा। चंदन नागौर, चंद्रनागौर बंगाल का सिटी है। तो वहां पे वो आएगा, उसके बाद वो पूरी प्लान करेगा वहां पे कि जितने भी वहां के जो फाइनेंसर्स है, जितने भी वहां के जो सेठ लोग थे, इनसे ब्रिटिशों ने क्या क्या एक प्रकार से कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश किया। ब्रिटिश लोगों को ये पता था कि इसके वीक पॉइंट्स क्या है सिराज के, ये उन्होंने जान लिए थे। और जैसे इसके बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ जमती नहीं है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा क्रूर है, बहुत ज्यादा बकवास, यानी कि नवाब है, इनको पता था। इन्होंने पूरी ये इंफॉर्मेशन बायोडाटा उसका निकाल लिया था। और उसके बाद फिर इनकी उसके ऊपर अटैक किया था। वो अटैक मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा हम जान लेते हैं यहाँ पे कि ब्रिटिश जो इंडिया में व्यापार करने के लिए आए थे, तो इनका व्यापार इंडिया में कब से चालू हुआ था, ठीक है, वो ईयर्स क्या थे। जैसे हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारा इतिहास जो है, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में जब बेसिकली आपको ये चार लोग आएंगे, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, पोर्तुगीज एंड डच। तो उसमें से इंडिया में जो लास्ट तक जो टिके थे 47 तक, वो ब्रिटिश टिके थे। बाकी सब लोग यहाँ से उन्होंने भगा दिए थे इंडिया से। ठीक है, कैसे कैसे उन्होंने बंगाल को जीत लिया ब्रिटिशों ने, कैसे उन्होंने मराठास को जीता, हराया, कैसे उन्होंने सिख लोगों को जीता, उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, इन सब को उन्होंने कैसे अटैक किया, और इन्होंने इंडिया को जीत लिया था, पूरा इंडिया अपने कंट्रोल के अंदर लाया था। मुगल एम्पायर तो ऐसे ही पूरा अपने आप में वो टूट रहा था, मुगल एम्पायर। ठीक है, अपने आप में क्या
विकी यादव, संतोष सर को आप होस्ट बना दीजिए ना। आप होस्ट पे हो। यस मैम। आप संतोष शेलार सर को होस्ट बना दीजिए ना, आप होस्ट बन गए हो। ओके मैम। मैम डन। ओके ओके। तो हमने बेसिकली डिस्कस किया था यहाँ पे कि इंडिया के साथ ब्रिटिश लोगों का जो व्यापार चलता था वो बहुत पुराने टाइम से चलता था। तो ये सब व्यापार करने के लिए इंडिया में आते हैं, लेकिन बाद में ये शासक बनने की ख्वाहिश इसकी थी और ये ख्वाहिश इन्होंने कंप्लीट भी की थी ब्रिटिशों ने। तो व्यापार करने के लिए शुरू में पोर्तुगीज इंडिया में आए थे, उसके बाद पोर्तुगीज के बाद फिर सेकंड डच आए थे। डच लोगों के बाद जो 3 नंबर पे आए थे देवर ब्रिटिशर्स और 4 नंबर पे फ्रेंच आए थे। तो ये चारों फॉरेन पावर्स इंडिया में आती है व्यापार करने के लिए, और इन चारों को इंडिया से भगाया गया था। वो किसके द्वारा भगाया गया था इनको भगाया था इंडिया से, यानी कि जो पोर्तुगीज, फ्रेंच और डच, इनको ब्रिटिश लोगों ने भगा दिया था। तो ब्रिटिश बिकम द सोल पावर, सोल ट्रेडिंग कंपनी इन द इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फिर इंडिया हैज ट्रेडेड विद यूरोप since the ancient times। तो इंडिया के साथ जो कब बोल रहा हूँ, ये पोर्तुगीज, डच वगैरह सब पोर्तुगीज ही थे, सॉरी ये सब यूरोपियन थे। ठीक है, तो एविडेंस ऑफ ट्रेड विद इंडियन ग्रीस विया पर्शिया एंड मेसोपोटामिया सिंस 1200 BC। तो ये आप देख सकते हैं विया पर्शिया, ठीक है, पर्शिया के बाद मेसोपोटामिया, और ये जो है ये 1200 सेंचुरी से इनका व्यापार, इसके साथ इंडिया का व्यापार चलता था इन लोगों के साथ। जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो यहाँ देखा India has traded with Europe since the ancient time. Evidence of trade with ancient Greece via Persia, Mesopotamia since 1200 BC. So interaction with Greeks in pre-Mauryan and Mauryan times, seen through description of Yavanas in the Mahabharata. तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारी इंट्रैक्शन आप देख सकते हो। थोड़ा सा बहुत ज्यादा एंशिएंट टाइम का है, आगे हम चलते हैं। 11th century to 15th century trade is carried on by Italian city states like Venice, Genoa, Florence, ठीक है, नेपल्स, पिसा, ये जो सारी सिटीज थी इनके थ्रू ट्रेड चलता था 11th सेंचुरी में, 11 to 15th सेंचुरी में। इनके साथ इंडिया ऑलरेडी व्यापार में था। ओके, लाइक एंशिएंट रोम, द इटालियन सिटीज ट्रेड विद इंडिया। तो ये सारी सिटीज जो थी ना, वेनिस, जिनोवा, फ्लोरेंस, नेपल्स, पिसा, these all cities used to trade with India in the previous time. Then they went overland through caravans till the Red Sea or Persian Gulf, again sailed to India. तो बाद में फिर वो बहुत सारा है ना कि इनकी डील जो थे वो अरेबियन कंट्री से भी ज्यादा कंट्री से भी ये डील करते थे, व्यापार करते, ट्रेड करते थे। उसके बाद इंडिया में भी आ गए थे। उस टाइम पे जो रोमन एम्पायर था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, दो रोमन एम्पायर थे, एक वेस्टर्न था एक ईस्टर्न था। और ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो था, इसकी जो कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल थी। ओके,
तो लेबनान, सीरिया, प्रेजेंट डे इजराइल वगैरह, आज लेबनान जो सीरिया है, ठीक है, प्रेजेंट डे इजराइल, तो इनके साथ भी व्यापार वगैरह इनका चलता था। इटालियन सिटी थी रोम, तो रोम इंडिया के साथ ट्रेड करती थी उस टाइम पे। ये आपको थोड़ा आगे रेफरेंस आएगा, ठीक है। यू कैन सी दिस मैप, मैरिटाइम एम्पायर्स। तो यहाँ पे मैरिटाइम एम्पायर्स आप देख सकते हो कि 1090 AD, the Republic of Venice, the Republic of Pisa, area sacked by Pisan forces with trade, Byzantine Empire, Norman territory, other Christian lands, Muslim lands. तो देखो बहुत बड़ा एम्पायर था उस टाइम पे। Then the Mongols had the land caravan route during this age, got reached by collecting tolls from the trade caravans. तो ये पूरा उस टाइम का ट्रेड सेंटर्स के नाम थे, not necessary to discuss. 14th century to 15th century, the Medici bankers revolutionized banking in Italy. तो इटली में जो बैंकिंग को रिवॉल्यूशनाइज किया था, ये किसने किया था? मेडिकी बैंकर्स ने किया था, बाय गिविंग बर्थ टू द मॉडर्न क्रेडिट सिस्टम. Then this allowed Italian traders to become very rich through their trade with Asia. So 14th century में Spain and Portugal trade with Western Africa, Mansa Musa of Mali, after discovery of gold there, and slowly their revenue increases. Now this is important. यहाँ हम ये वाला डिस्कस करते हैं स्लाइड। देखो इंडिया में कौन कैसे आए थे, अभी हमने देख लिए थे सारे स्टेट्स को, हमने देख लिया बंगाल कैसे एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद मैसूर, मराठा हमने डिस्कस किए थे। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि पोर्तुगीज जो शुरू में आए थे इंडिया में व्यापार करने, ये कैसे आए थे, इन्होंने इंडियन रूट को कैसे ढूंढा था, इंडिया में रूट कैसे इन्होंने फाइंड आउट किया था। ये ओशियन के रास्ते इंडिया में आए थे। So this gave rise to the Renaissance in Europe. In 1487, Portuguese explorer Bartholomew Dias sailed along the west coast of Africa and rounded the Cape of Good Hope. देखो 1487 में पोर्तुगीज के एक्सप्लोरर थे जिनका नाम था बार्थोलोमेउ डियास, सेल्ड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ये अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट में सेल्ड किए थे इन्होंने, ठीक है, एंड राउंडेड द केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप में इन्होंने राउंड किया था। This gave rise to beliefs that an alternate trade route to India could be found that would skip the Middle East. तो इसके कारण क्या हुआ था? This gave rise to beliefs. इसके कारण ये हुआ था कि alternate trade route to India could be found. तो इंडिया को एक alternate trade route इन्होंने find out किया था that would skip the Middle East, जो Middle East को skip करेगा। Atlantic Ocean, Pacific Ocean, South America, फर्स्ट वोयाज, सेकंड वोयाज, थर्ड वोयाज, फोर्थ, देखो बहुत सारे इन्होंने राउंड यहाँ पे किए थे। इस मैप में जो दिखाया गया ना, देखो नॉर्थ अमेरिका एक साइड में, अटलांटिक ओशन एक साइड में, पैसिफिक ओशन है, और अफ्रीका यहाँ पे, साउथ अमेरिका यहाँ पे। फर्स्ट वोयाज, सेकंड वोयाज, थर्ड वोयाज एंड फोर्थ वोयाज, this you can see. So Italian cartographers established in Europe the earth is spherical and not flat. तो इटालियन कार्टोग्राफर ने कहा था कि अर्थ इज स्फेरिकल है, ये फ्लैट नहीं है, राउंडेड है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला था। तो इसलिए ये अर्थ के मैप के अकॉर्डिंग फिर इस तरह से इन्होंने यहाँ पे राउंड दिए थे। देखो कोई ब्लू लाइन आप देख सकते हो। फर्स्ट वोयाज ने पहला राउंड ब्लू वाला है, दूसरा सेकंड वोयाज ने ये रेड वाला है, तीसरा ग्रीन वाला है, और फोर्थ फेंट येलो वाला है, ये वाला, ठीक है। तो स्टिल दे कुड नॉट फाइंड इंडिया। उसके बाद 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, ये इसने वेस्टवर्ड, स्पेन से वेस्ट डायरेक्शन में इसने सेल किया समुद्र के रूप से, टू फाइंड एन अल्टरनेट सी रूट टू इंडिया, इंडिया को अल्टरनेट सी रूट ढूंढने के लिए, और ये बाद में अमेरिका में जाके पहुंचा था, ठीक है, एंड्स अप इन द कैरिबियन इंस्टेड। तो इंडिया को नहीं आया था, ये कैरिबियन में जाके पहुंचा था। ये ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास, केप वर्डे आइलैंड्स, कपल लाइन ऑफ
Okay, papal line of demarcation 1493 उस अकॉर्डिंग। तो 1494 में टॉर्सिलास का ट्रीटी होता है। स्पेन एंड पोर्तुगल डिवाइड ट्रेडिंग इन द नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड अमंग देमसेल्व्स। स्पेन वाज टू कंट्रोल एवरीथिंग वेस्ट ऑफ द लाइन, पोर्तुगल टू टेक द ईस्ट। ठीक है, उस तरह से। फोर्टीन 97 में पोर्तुगीज शिप्स अंडर वास्को द गामा सेट सेल फ्रॉम लिस्बन, aim to reach India by sailing along the African coast. Vasco takes Gujarati sailors captive from Mombasa, Kenya, and force them to show him the way to India. Not this is again वही उन्होंने दिया है, वास्को द गामा वगैरह कैसे आए थे इंडिया में उस तरह से। ठीक है, तो जो केप ऑफ गुड होप जो है उसको राउंड मार के इंडिया में पहुंचा था, इसने फाइनली इंडिया में रूट फाइंड आउट किया था इसने। तो यार थोड़ा सा यहाँ मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ ये वाला पॉइंट। फोर्टीन 97 में पोर्तुगीज शिप्स अंडर वास्को द गामा सेट सेल फ्रॉम लिस्बन। लिस्बन से इन्होंने अपनी जहाज निकाली और 1497 में इंडिया की तरफ निकला था। इनका टारगेट था इंडिया में पहुंचना, ठीक है, अफ्रीकन कोस्ट के माध्यम से। वास्को ने गुजराती सेलर्स को वहां, ये आ भी गया था, ये गुजराती सेलर्स थे वहां, इसको गुजराती सेलर मिला, उसका नाम था मोम्बासा। ठीक है, तो बाद में हुआ ऐसा कि मोम्बासा ने इनको केनिया में मिला था इनको गुजराती सेलर, और वहां से इसको पकड़ा और बाद में फोर्स देम टू शो हिम द वे टू इंडिया। इन्होंने फोर्स किया कि मुझे इंडिया का रास्ता दिखाओ। ठीक है, 1498 में इन्होंने द फ्लीट रिचेस कैलिकट, इसकी जो जहाज थी वो कैलिकट में पहुंचती है, कोझिकोड इन केरला में। वास्को मीट्स द हिंदू रूलर जैमोरिन समुथिरी टू एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशंस। वास्को मीट्स हिंदू रूलर जैमोरिन को मिलता है वास्को। ठीक है, तो देखो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया था, कौन, वास्को द गामा, इसको लेके गुजराती मोम्बासा को लेके। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया कि वास्को को कौन सा इंडियन सेलर मिला था जिसने इसको इंडिया का रास्ता दिखाया, तो वो था मोम्बासा। तो उसकी फ्लीट जो थी इसकी कैलिकट में पहुंच गई। कैलिकट में कहाँ पहुंची थी, कोझिकोड केरला में। और उसके बाद ये इंडिया में आने के बाद ये हिंदू रूलर जो होता है जैमोरिन, इसको मिलता है वहां पे, और इसके साथ वो डील करता है, ट्रेड डील करता है, बोलता है कि हम यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं ट्रेड रिलेशन। तो इनके साथ इन्होंने ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश करवाया झामोरिन के साथ। झामोरिन ने फिर इसका स्वागत किया, इसको थोड़ा सा बिठाया, खाना पीना दिया। ठीक है, थोड़ा फ्राइड मच्छी वगैरह, चिकन टिक्का वगैरह, मसाला सब इसको खिलाया था। ये इतना थक के आया था ना पोर्तुगीज से, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको खिलाया पिलाया। तो बाद में फिर राइवल्टी विद अरब सेलर्स। तो जो अरब सेलर्स जो ऑलरेडी व्यापार कर रहे थे कहाँ पे, इंडिया के साथ समुद्र के रास्ते, ये अरब लोग ऑलरेडी व्यापार कर रहे थे, तो इन्होंने इनके साथ अपनी दुश्मनी बना ली। किसने, वास्को द गामा ने। इसको ये सह नहीं पाया था, ये बोला कि नहीं, हम ही व्यापार करेंगे और हम उनको व्यापार नहीं करने देंगे झामोरिन के साथ। मलाबार कोस्ट में पूरा व्यापार अरब लोगों का चलता था, और मलाबार कोस्ट में ऑलरेडी पोर्तुगीज को अपना व्यापार सेटल करना था। ठीक है, लेकिन ये अरब के कारण नहीं हो पा रहा था, अरब लोगों के कारण। तो बाद में फिर वास्को इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है और बाद में इस्टेब्लिश करने की कोशिश। मोम्बासा नाम का प्लेस था, तो केनिया में, मैंने आपको कोई पर्सन का नाम बताया, पर्सन है मोम्बासा, केनिया का एक लोकेशन है, प्लेस है। यहाँ से गुजराती शहर इसको मिलता है, यहाँ से उसको लेके यहाँ कैलिकट में आता है। देखा आपने, ये केप ऑफ गुड होप है। सो मैप विल टेल यू एवरीथिंग। जो ग्रीन वाला वोयाज पहुंच पाया था बस यहीं तक, केप ऑफ गुड होप। इसके बाद इसको आगे रास्ता नहीं पता था। उसके बाद डायस, सॉरी ये ब्लू वाला वोयाज जो हेनरी द नेविगेटर इसने किया था, ये तो बस केप वर्डी आइलैंड तक ये पहुंच पाया था, बाद में इसको पता ही नहीं था आगे क्या है। ठीक है,
अब ये आपको सारे मसाले वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो मसाले आपको दिख रहे हैं, ये इंडिया में मसाला का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन उस टाइम पे होता था, और इस मसाला के ऊपर पूरी नजर थी वास्को द गामा की, बिकॉज यूरोप में मसाले नहीं थे उस टाइम पे अवेलेबल, वहाँ उनको मसाले नहीं मिलते थे, और वो जो मिलते थे वो अरब लोग सेल करते थे कहाँ पे, ये यूरोप में। तो अरब लोगों के थ्रू मसाला जो है वो पहुंचता था पोर्तुगीज, वो पहुंचता था इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, ठीक है, वहां पे इनके थ्रू पहुंचता था। तो फिर इस तरह से, ठीक है, अब इनको क्या चाहिए था, इसी अकॉर्डिंग इनको अपना व्यापार स्टेब्लिश करना था, बिकॉज उस टाइम पे बहुत ज्यादा महंगे दाम पे इनको मिलता था मसाला। तो इसीलिए अब अर्लियर यूरोप हैड टू बाय इंडियन स्पाइसेस थ्रू अरब मिडल मैन, अरब के मिडल मैन इनको सेल करते थे यूरोपियन देशों को, इसीलिए ये ज्यादा एक्सपेंसिव मिलता था यूरोप में, बहुत ज्यादा महंगा मिलता था। तो अब क्या होगा, वास्को ने क्या किया, डायरेक्ट एक्सेस स्टैब्लिश कर दिया, डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है, प्राइसेस केम डाउन बाय ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, और डायरेक्ट एक्सेस स्टैब्लिश करने के बाद जो कीमत थी वो 10 गुना कम हो गई थी, 10 गुना। तो इतना बड़ा फायदा यूरोपियन कंट्रीज को, यूरोपियन जो स्टेट थे उनको मिला था इसके बाद, ठीक है। तो आगे फिर इन्होंने क्या किया नेक्स्ट, you can see it ahead. With direct access established by Vasco, the prices came down by almost 10 times. 10 टाइम्स प्राइसेस नीचे हो गई थी, ठीक है, मुझे अकॉर्डिंग। तो इसी कारण अब जो होगा, ओके, तो डायरेक्ट एक्सेस अभी आगे की स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं, ये वाला 1500। तो बाद में हुआ सा 1500 जो पोर्तुगीज ट्रेडर्स थे, ये बाद में इंडिया में आके स्टेब्लिश हो गए थे, बिकॉज इनको किसने लाया था यहाँ पे, पोर्तुगीज, वास्को द गामा लाया था। 1500 व्यापारी यहाँ इंडिया में आए थे, वो जहाँ इनको मिले, ठीक है, पोर्तुगीज ट्रेडर पेड्रो अल्वारेज कैब्रल नेगोशिएट्स विद ज़ैमोरिन एंड एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट कलकत्ता। तो ये वास्को द गामा ने बोला 1500 लोगों को, 1500 पोर्तुगीज ट्रेडर्स को कि आप जाओ ज़ैमोरिन को मिलो, वहां पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करो, ठीक है, कहाँ पे, केरला में, इंडिया में, कैलीकट में। जैसे ही इन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश किया, तो जो लोकल लोग थे वहां के, कैलीकट के, इन्होंने फिर अटैक कर दिया इनकी फैक्ट्री के ऊपर, पोर्तुगीज की फैक्ट्री के ऊपर, वो फैक्ट्री जला दी इन्होंने, और बहुत सारे पोर्तुगीज लोगों को मार गिराया था इन्होंने, वहाँ के लोकल लोगों ने। और बाद में रिटेलिटरी अटैक यहाँ पे किया गया था पोर्तुगीज के द्वारा, उन्होंने कैब्रल बॉम्बार्डेड कैलीकट विथ हिज शिप्स। तो ये कैब्रल नाम का जो आदमी था, ये जो सेलर था, इन्होंने बॉम्बार्डिंग कर दी कैलीकट के ऊपर, बॉम्ब डलवा दी थी, hijack Arab merchant ships in the Calicut harbor and killed hundreds of their crew. तो इनको पता था कि ये जो अटैक करवा है लोकल से, तो ये अरब लोगों का काम है, बिकॉज अरब लोगों के कांटेक्ट में वहां के लोकल लोग थे, कहाँ के, कैलकटा के, सॉरी कालीकट के। तो फिर अरब लोगों ने इनको भड़काया होगा, ऐसे इनको पता था, इनको इन्फॉर्मेशन मिली। बाद में इन्होंने क्या किया, अरब लोगों की कुछ शिप्स थी वो हाईजैक कर ली, और बाद में बहुत सारे उनको क्रूज को मारवा दिया था, मौत का उतार दिया था इन्होंने। तो कैब्रल के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजेस स्टडीज हुई थी विद कैलिकट एंड कैनोर, ठीक है, इनके साथ। बाद में पोर्तुगीज ट्रेड विद इंडिया वाज एन इकोनॉमिक थ्रेट टू वेनिस, पोर्तुगीज ट्रेड इंडिया के साथ एस्टेब्लिश किया गया था विद इंडिया वाज एन इकोनॉमिक थ्रेट टू वेनिस। तो वेनिस जो था, इटली का एक शहर था वेनिस, तो वेनिस वालों को ऐसा लगा कि पोर्तुगीज लोगों का डायरेक्ट ट्रेड एस्टेब्लिश होना, पोर्तुगीज लोगों का इंडिया के साथ, ये तो अपने लिए बहुत बड़ी क्या है, बहुत बड़ा धोखा है अपने लिए। तो हमारे पूरे व्यापार को ये क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। जो व्यापार ये पहले कर रहे थे, ये व्यापार पे पूरा क्या हो जाएगा, एक प्रकार से कंट्रोल हो जाएगा इम्पैक्ट। तो बाद में इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम क्या करें कि कुछ अरब लोगों के साथ मिलके इनके ऊपर हम काउंटर अटैक करें, इनके ऊपर, पोर्तुगीज के ऊपर। ये इनको ऐसा लग रहा था कि काउंटर अटैक करना चाहिए,
ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काउंटर अटैक यहाँ पे होता है, तो आगे का स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। Here you can see results in more advantageous studies for Cabral with Calicut and Kannur. तो बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट हो गया, कन्नूर को बहुत बेनिफिट मिला जब इसने कलकत्ता में यानी कि इसमें अपना ब्रांच एस्टेब्लिश किया था तब। ठीक है। पोर्तुगीज का जो व्यापार था इंडिया के साथ, ये बहुत बड़ा धोखा है, यानी कि बहुत धोखा नहीं, खतरा है वेनिस के लिए। सो मेनी वेनिशियन स्टेट्समैन फियर्ड दैट वेनिस विल हैव टू गो बैक टू फिशिंग। तो बहुत सारे वेनिशियन लोगों को ऐसा लगा कि अब हमें व्यापार छोड़ के क्या करना पड़ेगा, मच्छीमारी करनी पड़ेगी। ठीक है, फिश पकड़ने पड़ेंगे। अब हमारे हमारे हमारा जो पहले धंधा था अभी वही हमें करना पड़ेगा, ऐसे इनको लगने लगा। ठीक है, तो इसीलिए उनको ऐसा लगा कि हम अब क्या करेंगे, व्यापार में पूरा बर्बाद हो जाएंगे। सो इनवॉइस सेंड बाय वेनिस टू मुस्लिम इजिप्ट। जो मुस्लिम इजिप्ट जो था, इजिप्ट का मामलुक सल्तनत थी वहां पे, मामलुक डायनेस्टी थी वहां पे इजिप्ट में। तो जो वहां का जो किंग था, मुस्लिम इजिप्ट किंग, वहां पे वेनिस ने कुछ अपने प्रतिनिधि लोगों को भेजा और वहां पे बोला कि यार हम डिस्कस करते हैं, इनके ऊपर हमें अटैक करना पड़ेगा, बिकॉज आप लोग भी क्या हो, अरेबियन लोग हो आप। इजिप्ट यानी कौन, अरब। ठीक है, अरब का एक बड़ा स्टेट था इजिप्ट। तो इजिप्ट को इन्होंने बोला कि हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक प्रकार से अटैक करते हैं इनके ऊपर। ओके, यू कैन विजुअलाइज द डिगिंग ऑफ अ कैनल थ्रू टू द रेड सी। द सुएज कैनल वाज कंस्ट्रक्टेड सेंचुरीज लेटर। तो ये दोनों आपस में मिल गए थे, इन्होंने सुएज कैनल बनवाया था वहां। ठीक है। 1501 में वास्को द गामा सेकंड वॉयज टू इंडिया। 1501 में दोबारा इंडिया में आता है वास्को द गामा। जामोरिन initially refuses to exclude the Arabs from trading with the Malabar. तो शुरू में क्या था, जामोरिन इनिशियली रेफ्यूजेस। जामोरिन ने शुरू में क्या किया, रेफ्यूज किया टू एक्सक्लूड द अरब्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द मलाबार। rules out a monopoly in favor of the Portuguese. Vasco retaliates ferociously by attacking Arab ships across the seas. तो वहां पे इनके बीच में अटैक हो रहे, काउंटर अटैक्स वगैरह, ये आप देख सकते हो। सो दिस इज अ बुक, दिस बुक इज द सिल्क रोड्स, न्यू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पीटर फ्रैंकोपन का एक किताब है। द बुक टॉक्स लॉट। नाउ ये आप देख सकते हो, यहाँ देखो सूरत, दमन, दादरा। पोर्तुगीज का इंडिया देखो कहाँ कहाँ पे इनका राज हो गया था। देखो ये इंडिया का मैप है, और देखो इन्होंने कहाँ कहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश कर दिया था। लक्षद्वीप, मैंगलोर, कन्नौर, कालीकत, उडुंगुलर, कोची, मसूलीपट्टनम, मेलियाकेट, पुलिकत, नागापट्टिनम। तो यहाँ पे ये इन लोगों की एक प्रकार से अपनी फैक्ट्री इन्होंने स्टैब्लिश करती वहां पे। ये इनका मैप है साइड में, जो आप राइट साइड में देख रहे हैं। उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं, और जो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है, सो आफ्टर एलिमिनेटिंग हिज अरब राइवल्स, अरब राइवल्स को एलिमिनेट करने के बाद वास्को द गामा सेट अप अ ट्रेडिंग फैक्ट्री एट कन्नौर। तो इन्होंने वास्को द गामा को एक ट्रेडिंग फैक्ट्री दी थी। कैलिकट, कन्नौर एंड कोचिन बिकेम इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स ऑफ द पोर्तुगीज। ऑब्टेन परमिशन टू बिल्ड पोर्तुगीज forts at these locations on the excuse of protecting these trade centers. तो बहुत सारी चीजें उन्होंने की थी। कैलिकट, कन्नौर, कोचिन, ये इंपॉर्टेंट इनका ट्रेड सेंटर बन गए थे पोर्तुगीज लोगों की। ओके, कन्नौर में भी वास्को द गामा ने ट्रेडिंग फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी थी। इन्होंने परमिशन ऑब्टेन की थी टू बिल्ड पोर्तुगीज फोर्ट्स एट दीज लोकेशंस। के उस अकॉर्डिंग 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा अपॉइंटेड पोर्तुगीज गवर्नर टू इंडिया। तो अल्मेडा को इन्होंने भारत का गवर्नर बना दिया था 1505 में, इन्होंने पोर्तुगीज ने। और इनको बोला कि तुम इंडिया की कमांड संभालो, इंडिया में रहो, इंडिया में व्यापार बढ़ाओ, अपना फैक्ट्रीज बढ़ाओ, इंडिया में पूरा इंडिया काबिज करो।
तो अल्मेडा का काम था वो व्यापार बढ़ाना। तो आफ्टर दैट अल्मेडा वाज सप्लाइड विद मिलिट्री फोर्स बाय द पोर्तुगीज किंग। पोर्तुगीज के राजा जो थे उस राजा ने इसको एक प्रकार से क्या किया, मिलिट्री फोर्स इनको सप्लाई की, ठीक है, मिलिट्री फोर्स। पोर्तुगीज अटैक्स ऑन अरब पोर्ट्स ऑफ जद्दा के जो अरब पोर्ट्स थे इनके ऊपर इन्होंने अटैक करवाया। मेक्का, मस्केट, कोलकाता, कुल्हाट, मॉस्को ये इन्होंने जला दी थी पोर्तुगीज लोगों ने। अरब का बहुत ज्यादा नुकसान इन्होंने किया था बिकॉज इनको अरब लोगों को कंप्लीटली उगाड़ के फेंकना था कालीकट से व्यापार करने में, ठीक है, बिकॉज वो कालीकट में व्यापार कर रहे थे। तो इनको सोल पावर वहां पे सोल अथॉरिटी बननी थी पोर्तुगीज लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद मामलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट इन अलायंस विद वेनिस ट्राई टू लॉन्च अ नेवल फाइट बैक टू स्टॉप द पोर्तुगीज। तो मामलुक सुल्तान ये इजिप्ट का राजा था, इन्होंने वेनिस के साथ एक प्रकार से क्या कर दी, गठबंधन कर लिया। और अब इन्होंने बोला कि हम अब क्या करेंगे, एक नेवल अटैक शुरू करेंगे इनके ऊपर, पोर्तुगीज के ऊपर, टू स्टॉप द पोर्तुगीज। 1507 में कंबाइंड नेवीज ऑफ मामलुक इजिप्ट एंड द सल्तनत ऑफ गुजरात डिफीट द पोर्तुगीज एट दीव। तो दीव में इन्होंने पोर्तुगीज को क्या किया, एक प्रकार से वहां पोर्तुगीज लोगों को इन्होंने एक प्रकार से कंबाइंड आर्मीज, इनकी कंबाइंड आर्मी बन गई थी 1507 में, किसकी, मामलुक इजिप्ट एंड सल्तनत ऑफ गुजरात, ठीक है। और इन्होंने पोर्तुगीज को डिफीट किया दीव में। अल्मेदा सन मारा गया था यहाँ पे, अल्मेदा का बेटा। 1509 में बैटल ऑफ दीव होता है, मामलुक इजिप्ट प्लस गुजरात सल्तनत प्लस जहामोरिन जो था कैलिकट का राजा, ठीक है, ये एक साइड में थे, प्लस वेनिस भी थे इनके साथ में, प्लस ओटोमन एम्पायर भी था वर्सेस पोर्तुगीज। और इन सारी पावर्स को पोर्तुगीज ने एक झटके में हरा दिया था। अल्मेडा लेड पोर्तुगीज क्रश द एशियन फ्लीट मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन डोमिनेशन एशियन सीज। तो पोर्तुगीज ने इनको हरा दिया था सबको, ये सब मिलकर एक साथ, और इनको एक साथ इन्होंने हटा दिया था। और अल्मेडा का जो विजन था, इनका विजन था कि पूरे इंडिया में, एंटायर इंडिया में, इंडियन ओशियन में अपना पोर्तुगीज नेटवर्क को बनाना, पूरा पोर्तुगीज नेटवर्क कनेक्टिंग बैक टू लिस्बॉन, और इसको लिस्बॉन से कनेक्ट करना, नेवल कनेक्शन। तो इन्हीं को ब्लू वाटर पॉलिसी भी बोला जाता है, कार्टा सिस्टम भी इन्होंने बनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी को बोला जाता है कि लिस्बॉन से सीधा पोर्तुगीज नेटवर्क जो है बनाया जाएगा। बाद में अल्फोंसो डी अल्बुर्क ये अल्मेडा की जगह पे आता है, इंडिया में गवर्नर बनता है इंडिया का। इन्होंने अल्मेडा का विजन पूरा किया और पोर्तुगीज जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल था वो इंडियन ओशन पे इन्होंने इस्टेब्लिश करवा दिया। बाद में जो बेसिस थे इन द माउथ ऑफ द रेड सी, उसके बाद सोकोट्रा, एमिनी आइलैंड, ओरमुज, पर्शियन गल्फ, मलाबार एंड मलक्का, मलेशिया, यहाँ पे इन्होंने पूरा अपना क्या कर दिया, एक प्रकार से बेस बना लिया था। अल्बुर्क इंट्रोड्यूस अ परमिट सिस्टम फॉर अदर शिप्स पासिंग थ्रू द रीजन एंड एक्सट्रैक्टेड टोल्स फ्रॉम देम। तो अल्बुर्क ने क्या किया, इन्होंने एक परमिट सिस्टम को एस्टेब्लिश किया फॉर अदर शिप्स के लिए, passing through the region and extracted tolls from them. Also gain control over major ships building centers in the region. तो सारा कंट्रोल इसने बनाया। The lack of wood in the deserts regions of the Middle East prevented the Arabs from competing with the Portuguese in rapid shipbuilding. 1510 में अल्बुर्क acquires Goa from the Sultans of Egypt. इन्होंने एनकरेज किया पोर्तुगीज ट्रेडर्स को इंडिया में टू टेक लोकल गांव वाइव्स। उसके बाद इन्होंने क्राफ्ट्स एंड फैक्ट्रीज ऑफ कोकोनट क्वायर सेटअप किया गोवा, कोची में। टोबैको, कैशनट्स और कोकोनट प्लांटेशन इसने किया था इंडिया में। इरिगेशन नेटवर्क्स और रोड्स इन्होंने इंडिया में कंस्ट्रक्ट करवा दिए थे। और ये उसके बाद आप मैप देख सकते हो, दिस इज साउथ इंडियन मैप, साउथ इंडिया का मैप है। जो सती नाम की प्रथा थी इंडिया में उस टाइम बहुत ज्यादा प्रचलित थी। सर आप फ्रीज हो गए। दिख रहा है क्या अभी? दिख रहा है क्या सबको, आवाज आ रहा है? यस सर, यस सर। तो सती जो प्रथा थी ये इन्होंने अबॉलिश कर दी, ठीक है। जो पोर्तुगीज गवर्नर्स थे उन्होंने, अब इंडिया में तो अभी देखो इन्होंने तो अपना बेस तो बना लिया,
रोमन एम्पायर, वेनिस, बीनिस सबको इन्होंने हरा दिया। जो कुछ अरब लोग थे इनको भी इन्होंने भगा दिया इंडिया से। तो जो साउथ था, साउथ में पूरा कंट्रोल इन्होंने अपना करने का कोशिश करवाया था वहां पे। ठीक है। 1526 में मैंगलोर इन्होंने कैप्चर किया, पोर्तुगीज के द्वारा मैंगलोर को कैप्चर करवाया गया था 1526। उसके बाद आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट ऑफ उदुपी रिनेम टू जीरो पद्राओ डी संता मारिया लेटर केम टू बी नोन एज सेंट मैरीज आइलैंड्स। ठीक है, ये भी इन्होंने बिल्डअप किया था वहां पे। 1529 में निनोदा कुना, ये गवर्नर इनको बनाया गया। ये गवर्नर का नाम है निनोदा कना, काना कुना वटेवर। 1530 में पोर्तुगीज कैपिटल जो थी इंडिया में, ये कोची से गोवा शिफ्ट की गई थी। अब बाद में इनका परमानेंट बेस गोवा बन गया था। किसका? पोर्तुगीज लोगों का। गोवा इनके बाप की जागीर बन गई बाद में, ये मनमानी करने लगे थे बाद में गोवा में। इन्होंने बहुत ज्यादा कन्वर्जन भी वहां पे स्टार्ट करवाया था, सो फ्रॉम हिंदूज टू क्रिश्चियनिज्म। ठीक है, पोर्तुगीज ने। उसके बाद 1530 में पोर्तुगीज कैपिटल, हाँ, ये ट्रांसफर हो गई थी। कोचिन थी ना पहले, अभी ये क्या होगी? गोवा बन गई। आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि इनकी जो कैपिटल थी पहले, यानी कि द फर्स्ट इनिशियल कैपिटल इनकी क्या थी जब इंडिया में इन्होंने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया तब? तो आंसर है आपका कोचिन। बाद में कोचिन टू गोवा कब शिफ्ट की इन्होंने? ये 1530 में करवाई थी। 1534 में 1534 में बसेन का ट्रीटी साइन किया गया, ट्रीटी ऑफ बसेन, साइन ऑन पोर्तुगीज वॉरशिप साओ मैथ्यूअस। सुल्तान बहादुर शाह गुजरात सीडेड बसेन आइलैंड्स प्रेजेंट डे वसई विरार पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र टू द पोर्तुगीज। The Bombay Islands were to be ruled by the Portuguese. बॉम्बे आइलैंड पे पोर्तुगीज का, बॉम्बे आइलैंड पे पोर्तुगीज का कब्जा था। Also allowed the Portuguese to build a factory at Diu. Diu में भी इन्होंने फैक्ट्री बनवा ली अपनी। In return, Portuguese would support Sultan Bahadur Shah in his fight against Mughal Emperor Humayun. तो बहादुर शाह जो सुल्तान था उनको भी इन्होंने सपोर्ट किया था हुमायूं के अगेंस्ट में लड़ने के लिए, मुगल एम्परर हुमायूं, इसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए। 1535 में इंस्टेड ऑफ अ फैक्ट्री द पोर्तुगीज बिल्ड अ फोर्ट एट दीव। 1535 में इन्होंने फैक्ट्री की जगह पे किला बनवा दिया, दीव में किला बांध दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। 1536 में 1536 में हुमायूं, इसने गुजरात से इन्होंने हुमायूं को इन्होंने पीछे करवा दिया था। गुजरात में बोला था कि तुम पीछे हट जाओ अदरवाइज हम तुम्हें मार देंगे। सुल्तान बहादुर शाह रिगेन्स कंट्रोल, बहादुर शाह ने फिर कंट्रोल रिगेन कर लिया गुजरात में, हुमायूं को भगा दिया था इससे। तो बिटवीन सुल्तान बहादुर शाह और पोर्तुगीज के बीच में जो संबंध थे ये बाद में धीरे धीरे खराब होने शुरू हो गए थे। 1537 में सुल्तान बहादुर शाह, इसने पोर्तुगीज के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश की थी, पोर्तुगीज आर्मी के साथ, जैसे कि तुम दीव छोड़ दो, ऐसे इनका बोलना था सुल्तान का। ये पोर्तुगीज को बोल रहा था कि तुम दीव छोड़ दो। तो सुल्तान को इनवाइट किया गया टू द पोर्तुगीज वाइसरॉयशिप, वहां पे इनको इनवाइट करवाया गया। डॉक्ड इन दीव फॉर नेगोशिएशंस एंड मर्डर्ड। बाद में इसको फिर मार दिया था भाई पोर्तुगीज लोगों ने। बाद में पूरा अपना दीव पे पूरा कंट्रोल अपना करवा लिया था 1538 में। बाद में दीव पे इनका परमानेंट कंट्रोल बन गया था 1961 तक, परमानेंट ऑक्यूपेशन। 1546 में जीसस, ठीक है, जीसुट प्रीस्ट सेंट फ्रांसिस जेवियर स्टार्ट द इंक्विजिशन इन गोवा। गोवा में भी इन्होंने अपना इंक्विजिशन का मतलब कन्वर्जन शुरू किया था फ्रांसिस जेवियर ने, ये 1446 में। नॉन क्रिश्चियन परसिक्यूटेड ऑफिस ये थी, जो नॉन क्रिश्चियन थे, हिंदूज जो थे व्हाटएवर, जो क्रिश्चियन नहीं थे, उन्हें परसिक्यूट करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया था। ठीक है, फोर्सफुली कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था, क्या बोल सकते हैं। From 1579 onwards, numerous Christian missions were sent to the Mughal court in hopes of converting Emperor Akbar. जो अकबर थे उस टाइम पे अकबर का राज था, अकबर को क्रिश्चियनिज्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी पोर्तुगीज लोगों ने ऑफर दी थी। ठीक है, तो इनके बहुत सारे क्रिश्चियन मिशन आए थे अकबर को कन्वर्ट किया जाए करके क्रिश्चियनिज्म में, लेकिन अकबर नहीं हो पाया था, अकबर कट्टर इस्लामिक था। तो अकबर को तो नहीं कन्वर्ट कर पाए, लेकिन बनाने की कोशिश की गई थी। निनो दा कुना ट्राई टू गेन पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल। बंगाल में इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश की थी इन्होंने, पोर्तुगीज ने। asking many Portuguese traders to settle at Port Hooghly, ठीक है, बांदेल, हुगली में सेटल हो जाओ करके। बाद में 1559 में पोर्तुगीज कैप्चर दमन, इन्होंने दमन भी कैप्चर कर लिया। पोर्तुगीज प्लेड रोल इन पॉलिटिक्स ऑफ द डेक्कन, डेक्कन के पॉलिटिक्स में भी इन्होंने अपना रोल प्ले किया था। और इन्होंने बाद में विजयनगर वर्सेस डेक्कन सुल्तान और मुगल्स वर्सेस मराठास, इनके वर्सेस में भी इन्होंने बैटल में अपना इंटरफेयर किया था। इनके बीच जो बैटल चलती थी
विजयनगर के वर्सेस डेक्कन और मुगल्स के वर्सेस मराठास, इनके बीच में इन्होंने इंटरफेयर करवाया था। 1565 1565 इसमें विजयनगर एम्पायर का फॉल हो गया। उसके बाद 1570 में नॉन एग्रेशन ट्रीटी, ये पोर्तुगीज और डेक्कन सुल्तान के बीच में साइन किया गया था। 1579 में मुगल इंपेरियल फरमान, ये अलाउ करते हैं पोर्तुगीज ट्रेडिंग बेस को एट हुगली इन बंगाल नियर सदगांव। सो न्यू बिल्डिंग्स, नई नई बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई, न्यू बिल्डिंग्स एंड बेसेस केम अप इन पोर्ट हुगली। पोर्तुगीज मोनोपोली ऑन सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग तैयार की गई थी इंडिया में। ड्यू टू एक्चुअली जो टोबैको का जो ट्रेड करते थे, उनके ऊपर इनको ड्यूटी इम्पोज की गई थी। पोर्तुगीज स्टार्ट स्लेव ट्रेडिंग इन बंगाल, बंगाल में इन्होंने स्लेव ट्रेडिंग शुरू कर दी थी, यानी कि जो दासी इन्होंने शुरू कर रहा था वहाँ, बाय कैप्चरिंग हिंदू, हिंदू को पकड़ के एंड मुस्लिम चिल्ड्रन को पकड़ के ब्रिंगिंग देम अप एज क्रिश्चियंस। तो उनको ये पकड़ के क्रिश्चियन बना देते थे, इतना घटिया काम करते थे इंडिया में। मुगल पोर्ट ऑफ सातगांव डिक्लाइन बिकॉज ऑफ पोर्तुगीज ट्रैफिकिंग, पोर्तुगीज के ट्रैफिकिंग के कारण जो मुगल पोर्ट था सातगांव का वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। टू फोर्ट्स वर ओनली 4.5 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं आप। 1632 में 2 मेड्स ऑफ मुगल क्वीन मुमताज महल कैप्चर्ड बाय द पोर्तुगीज, ये 2 रानियां थी मुगलों की, क्वीन मुमताज महल, ठीक है, इनको पकड़ लिया था पोर्तुगीज ने। शाहजहां लेज मुगल सीज ऑन हुगली फॉर 3 मंथ्स, तो शाहजहां ने जो मुगल सीज किया हुगली के ऊपर पोर्तुगीज का राज था वहां पे। 3 महीने तक इसने वहां पे अटैक करवाया शाहजहां ने, और हुगली कैप्चर बाय द मुगल्स। फाइनली हुगली को मुगलों ने पकड़ लिया था, यानी कि कैप्चर कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, और वहां से पोर्तुगीज लोगों को भगा दिया था, फ्लीइंग फ्रॉम द मुगल आर्मी। वन ऑफ देयर फोर्ट्स व्हिच वाज कैरिंग अ स्टैचू ऑफ मदर मैरी ड्रोन, मदर मैरी नाम का स्टैचू था एक बोर्ड के ऊपर, ये अपने जहाज लेके वहां हुगली से भाग गए थे, और इनको आधे रास्ते में मुगलों की आर्मी ने पकड़ के वहां उनको पानी में डुबा दिया था, पूरी शिप के साथ, बहुत लोग मारे गए थे वहां। Shahjahan granted them a plot of land where the Bandel church was built and the statue established. शाहजहां ने बाद में इनके ऊपर रहम किया। Why? Because वो इतने बहुत घटिया लोग थे, पोर्तुगीज, डच और ब्रिटिश वगैरह, वॉटेवर, फ्रेंच वगैरह, ये पहले अपना दादागिरी दिखाते, बाद में जब इनको पता था कि इनका जो हाथ पैर मोड़ा जाएगा मुगलों के द्वारा, तो तुरंत माफी मांगते थे। इनको पता है कि अब जब तलवार इनके ऊपर आएगी, गिरेगी, तो तुरंत माफी मांगते थे, माफी मांग के फिर ये मीठी मीठी बातें करते थे, ठीक है, मुगलों से। तो मुगल फेवर टू द पोर्तुगीज, इनको ऊपर उन्होंने फेवर कर दिया। मुगल भी एक नंबर के पागल थे, ठीक है, उनको पता नहीं था कि ये क्या स्ट्रेटेजी या ये क्या यहाँ पे करने वाले आगे इन फ्यूचर, इनको ये पता नहीं था। तो इन्होंने फेवर कर दिया, और बाद में फिर इंग्लिश लोगों के साथ इन्होंने अपनी अलायंस बना ली, शिफ्टेड, बाद में शिफ्ट कर दी इन्होंने अपनी अलायंस इंग्लिश के साथ। तो बांडेल चर्च है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ तक आज हम रुकते हैं, उसके बाद अगला जो रेस्ट ऑफ जो इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में करेंगे। ओके ओके सर। तो बांदेल चर्च तक हम रुकते हैं, उसके बाद आगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है आगे का पार्ट। सो एवरीवन, गुड नाइट ऑल। तो मैं स्क्रीन को एंड करता हूँ, स्टॉप करता हूँ। तो अब आगे का जो पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास, ठीक है? ओके सर। Okay, sir. Bye. Good night. बाय, गुड नाइट ऑल।